तो देखो भाई, इक्वेशन नंबर जो अपने पास 1 आई है वो ये आई है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा यहां पर क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर है। अब इसमें अपन अलग अलग केस ले रहे हैं, उसमें नंबर 1 में ले रहा हूं कोणीय स्थितियां। कोणीय स्थितियां, एंगुलर पोजीशंस। अगर एंगुलर पोजीशंस की मैं बात करूं तो उस एंगुलर पोजीशन के अंदर भी 3 अलग अलग पार्ट ले रहा हूं मैं। नंबर ए, सबसे पहला पार्ट ले रहा हूं मैं केंद्रीय उच्चिष्ट। उसके बारे में चर्चाएं करेंगे अपन कि ये होता क्या है। केंद्रीय उच्चिष्ट, या इसे ही कहते हैं मुख्य उच्चिष्ट, या इसे ही कहते हैं प्रधान उच्चिष्ट। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, केंद्रीय उच्चिष्ट को अपने किस किस नाम से जाना है भाई, केंद्रीय उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट, प्रधान उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा। मैं इस चित्र को आपको एक बार थोड़ा बड़ा और बना के यहां बता देता हूं ताकि आपको ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली वापस से अच्छे से हो जाए। मैं इस डायग्राम को, ताकि सेटिस्फिकेशन मुझे भी आ जाए इस चीज का कि डायग्राम में आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं बड़े रूप में थोड़ा सा, देखिए वापस से बनाता हूं। यहां मैं एक चीज और इसमें शो कर देता हूं कि इन स्लिट से पर्दे की जो दूरी है वो है भाई कैपिटल डी है। भाई डायग्राम मैंने यहाँ छोटा बना रखा है, मैं इस थोड़ा डायग्राम क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो सके। अब देखो यहां बना रहा हूं इसको वापस से, आप गौर कीजिएगा। ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है मेरे पास, ये कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जो कि किसी उत्तल लेंस के, जो उत्तल लेंस L1 है उसके फोकस पर स्थित है। ये रहा इसके फोकस पर, ये लो अपन थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। उत्तल लेंस L1 के क्या है, फोकस पर ये स्थित है। अगर इस लेंस के ये फोकस पर स्थित है और ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है तो देखिए भाई, जो प्रकाश की किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरनी है वो तो सीधी जाएगी, ये तो अपन जानते हैं। यहां इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से जो तरंगाग्र निकलेगा वो कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। लेकिन अब यहां ये कैसा हो जाएगा, समतल तरंगाग्र के रूप में आ जाएगा। ये लीजिए, और ये एक समतल तरंगाग्र मैंने ये बना लिया, लो W डैश, ये समतल तरंगाग्र आ गया है। अब देखिए यहां पर एक संकीर्ण रेखा छिद्र है, रेखा छिद्र क्या, सॉरी, एक स्लिट है, एक बिल्कुल पतला क्या है, यहां स्लिट है। यहां पर ये एक क्या है, स्लिट है, ये A, और यहां मैंने इसको नाम दिया हुआ है B। ये A और ये B, ये लो, ये एक स्लिट है और इस स्लिट की जो चौड़ाई है वो है स्मॉल a है। इसी चित्र को बना रहा हूं मैं वहां, यहां पर थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि सारी चीजें आपके पास क्लियर हो। फिर देखें यहां पर एक दूसरा एक लेंस और रखा हुआ है, अन्य एक उत्तल लेंस और रखा हुआ है। वैसे ध्यान रहे ये जो उत्तल लेंस मैं रख रहा हूं L2, ये उत्तल लेंस वास्तव में स्लिट के पास होता है, लेकिन मैं चित्र में थोड़ा दूर इसलिए बना रहा हूं ताकि चीजें स्पष्ट हो सके। क्या कहा मैंने कि ये लेंस कहां होता है, स्लिट के पास होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा दूर क्यों बनाया है, ताकि अपन इसमें आने वाले बिंदुओं को स्पष्ट रूप से अपन देख सकें। तो देखें
ये लो, ये एक उत्तल लेंस और अपन ने ले लिया है, लेंस है ये L2। यहां ये कोई एक पर्दा है। अब देखें, ये जो पहले तो आप ऐसे ले दें कि आपको पता है यूं इस प्रकार से आ रही है। जो प्रकाश की किरण यानी जो तरंगाग्र के लंबवत होती है वो किरण होती है, प्रकाश का पथ होती है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? उसके फोकस से। तो उत्तल लेंस का फोकस यहां होगा, इस बिंदु O के ऊपर ये आएंगी, ये लीजिए, यहां बिंदु O के ऊपर ये किरणें आएंगी। यहां मैंने इसको बना दिया है। अब अपन बात करते हैं कि इसका थीटा कोण से विवर्तन हो, जो अपन लिख चुके हैं पहले। अगर इसका थीटा कोण से विवर्तन हो रहा है, जैसे ये वाली है, तो ये थोड़ा सा थीटा कोण से अपने किनारे से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। ये लो, अगर यहां से ये एंगल क्या है? इसका थीटा है। थीटा कोण से विवर्तन हो रहा है और ये यहां इस तरह से किसी बिंदु P के ऊपर ये आ गई है। अगर इसका हुआ है तो ये सभी किरणें कैसी है? समानांतर है भाई। सभी किरणें कैसी हैं? ये समानांतर है। ये बिंदु C है। अब ये C वाली जो है ये भी कहां जाएगी भाई? बिल्कुल सीधी है, ये बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये भी क्या जाएगी? बिंदु P के ऊपर जाएगी, बिना किसी के उसके। ये लो, ये इसका भी विवर्तन कोण क्या रहेगा? थीटा ही रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है भाई ये सारी किरणें। इसी प्रकार से ये भी थीटा कोण से जाएगी। ये लो, इसका एंगल मैंने थीटा ले लिया है। ये लो, बिंदु P के ऊपर आ गई है, यहां से ये डायरेक्शन आ गई। यहां मैंने इस चित्र को पूरा कर लिया है। उस चित्र से थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, मैंने बड़ा बना दिया है, ताकि आप इसे इजीली देख सकें। और बड़ा बनाएंगे तो फिर लिखने की जगह बोर्ड के ऊपर बचेगी नहीं, इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है कि आपको ये दिख सके। अब देखिएगा, इन स्लेटों से पर्दे की जो दूरी है वो है कैपिटल D। स्लेटों से पर्दे की दूरी क्या ली थी? कैपिटल D। अब देखो, यहां पर किसी बिंदु P की अगर मैं चर्चाएं कर रहा हूं, तो इस बिंदु P के लिए मैं एक चीज क्या देखता हूं कि यहां जो बिंदु P पर मैक्सिमा या मिनिमा जो आएगा, यानी उच्चिष्ट या जो निम्निष्ट आएगा, वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में पथांतर क्या है। इनके बीच के पथांतर पर डिपेंड करेगा। तो देखो भाई, अगर ये पथांतर पर डिपेंड करेगा तो मैंने क्या किया, यहां से इस BP के ऊपर एक लंब डाल दिया है AL। ये मैंने लंब लिया था L, ये रहा देखो यहां पर L, और ये एंगल S है, ये समकोण था। ये एंगल यहां पर मेरे पास क्या है? थीटा है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 90 तो बनता पूरा इस तरह से था प्लेन में। 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। और कुछ ध्यान रहे नहीं रहे, ये भी एंगल थीटा होगा, ये तो ध्यान रख ही सकते हैं आप। अब ये एंगल थीटा है। अब देखिएगा, यहां अपन ने सारा डायग्राम का ले लिया है कंप्लीट। ये मध्य का बिंदु मैंने इसका C बना दिया है। W ये तरंगाग्र हो गया है समतल, ये कंप्लीट हो गया। अब अपन इस डायग्राम को मिटा सकते हैं। देखो भाई, मैंने बड़ा वाला डायग्राम बना लिया है, इसका अपन उपयोग करेंगे। अब इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। ये लो, अब देखिएगा, अब अपन बात कर रहे थे केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट, इसकी चर्चाएं करें तो आप देखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट पर जो तरंगिकाएं पहुंच रही हैं, इन तरंगिकाओं के मध्य पथांतर क्या होगा? शून्य होगा, यानी कि कलांतर क्या होगा? शून्य। अर्थात यहां इन तरंगिकाओं के मध्य जो व्यतिकरण होगा वो होगा संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होगी। और अगर संपोषी व्यतिकरण होगा तो मैक्सिमम क्या होगी? तीव्रता होगी। तो देखो, इसी पॉइंट को अपन लिख रहे हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट के लिए। जो कहां बनेगा? आपके लिए बिंदु O के ऊपर ये बनेगा।
के लिए। अब देखो इसकी अपन व्याख्या करें कि ये चौड़ाई में ज्यादा क्यों बनेगा, चमकीला क्यों होगा, या सॉरी इसकी तीव्रता अधिक क्यों होगी, इनके बारे में चर्चा करें तो देखिए वे तरंगिकाएं जो थीटा बराबर 0 कोण पर, तो लिख लेते हैं इसमें, वे तरंगिकाएं जो थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर, वे तरंगिकाएं जो थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर, वे तरंगिकाएं जो थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर विवर्तित होकर पर्दे के केंद्रीय बिंदु O पर अध्यारोपित होती है। विवर्तित होकर पर्दे के केंद्रीय बिंदु O पर अध्यारोपित होती है। केंद्रीय बिंदु O पर अध्यारोपित होती है। वे सभी समान कला में होती हैं। वे सभी समान कला में होती हैं, अर्थात उनके मध्य कलांतर शून्य होता है। और साफ दिख रहा है भाई, जब पथांतर ही शून्य है, भाई ए से ओ पर पहुंचने वाला, बी से ओ पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर क्या है, शून्य। पथांतर शून्य यानी कलांतर भी शून्य, अर्थात उनके मध्य कलांतर शून्य होता है। अर्थात उनके मध्य कलांतर शून्य होता है, ये अपन लिख लिया। अर्थात उनके मध्य कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। यही कारण है कि कलांतर शून्य होगा तो दीप्त होगा। यही कारण है कि जो बिंदु O है पर एक दीप्त बैंड अपन को प्राप्त होता है। यही कारण है कि बिंदु O पर, यही कारण है कि बिंदु O पर एक दीप्त फ्रिंज, बिंदु O पर एक दीप्त फ्रिंज, या अपन इसे कह सकते हैं एक पट्टिका, या इसे कह सकते हैं आप बैंड, एक दीप्त फ्रिंज यानी कि बैंड प्राप्त होता है। जो एक दीप्त चौड़ी पट्टी होती है, जो एक दीप्त चौड़ी पट्टी होती है, जो एक दीप्त चौड़ी पट्टी होती है, इसे मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। इसे मुख्य उच्चिष्ट यानी कि प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसे मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रधान उच्चिष्ट भी कहते हैं। तो देखो ये अपन ने जान लिया कि इसे ही मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट अपन इसे कहते हैं, ये अपन ने जान लिया। अब देखो ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट की व्याख्या हो गई। एक ध्यान हो तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने एक वक्र बनाया था, इसकी परिभाषा देने से पहले, फ्राउनहोफर विवर्तन की परिभाषा पहले, तो आपने देखा था केंद्र के अंदर एक अपने अधिक चौड़ाई का एक दीप्त भाग बनाया था, वही क्या था, केंद्रीय उच्चिष्ट था, जिसकी व्याख्या अपन यहां कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होगा। वैसे अपन उस वक्र का वर्णन अपन आगे करेंगे। तो यहां अपन ने ये पहला जो पॉइंट अपन ने जाना है वो है केंद्रीय उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट के लिए कोणीय स्थितियां, यानी इसके लिए कोणीय स्थिति क्या है, शून्य है। अब नंबर बी अपन बात करेंगे निम्निष्ट के लिए, यानी कि 4 मिनिमा। नंबर बी,
नंबर बी, नंबर बी निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए यानी कि फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए। देखो मिनिमा है क्या, निम्निष्ठ का मतलब होता है जहां तीव्रता का मान क्या हो, न्यूनतम हो, वो मिनिमा है। जैसे आपने व्यतिकरण में पढ़ा हो, ध्यान होता है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, तो यहां विनाशी व्यतिकरण वाला जो रूप है वही क्या है, मिनिमा है। अब एक चीज आप गौर कीजिए, अगर ये जो तरंगाग्र अपने पास आ रहा है, इसी अगर तरंग, इसका अगर पथांतर अपने पास क्या मान ले अपन, लैम्डा है, पथांतर क्या है, लैम्डा के तुल्य है, उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा के तुल्य पथांतर है, तो आप देखेंगे ए और सी, सी और बी, यानी ए सी और सी बी के बीच में दो भागों में बढ़ जाएगा ये, गौर कीजिएगा, ए सी और सी बी। अब यहां ए सी और बी सी दो भागों में बट गया, तो ये क्या हो गया, लैम्डा बाई 2 हो गया, दो समान भागों में हो गया। अब लैम्डा बाई 2 इनके मध्य अगर पथांतर हो जाता है, तो आप जानते हो लैम्डा बाई 2 पथांतर होने पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, यानी बिंदु पी पर क्या होगा, निम्निष्ठ प्राप्त होगा। तो अपने पास ऐसी स्थिति में, यानी लैम्डा बाई 2 जाएंगे तो यहां क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। लैम्डा बाई 2 का मतलब कालांतर क्या हो गया, इनके मध्य पाई हो गया, कालांतर पाई हो गया, तो आप यूं कह सकते हो कालांतर पाई की स्थिति में यहां क्या होगा, निम्निष्ठ अपन को क्या होगा, प्राप्त होगा। अब इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से निम्निष्ठ आ रहा है वो देखिए। यदि पथांतर लैम्डा के तुल्य हो तो, यदि पथांतर लैम्डा के तुल्य हो तो, यदि पथांतर लैम्डा के तुल्य हो तो पी पर तीव्रता न्यूनतम होगी, हो तो पी पर तीव्रता न्यूनतम होगी। अब क्यों होगी, अब उसका कारण अपन लिखेंगे, तीव्रता न्यूनतम होगी क्योंकि, ये लो एक्सप्लेनेशन अब यहां अपन करेंगे। यदि पथांतर लैम्डा के तुल्य हो तो पी पर तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्यों होगी न्यूनतम, वो देखिएगा, न्यूनतम होगी क्योंकि स्लिट ए बी पर आपतित समतल तरंगाग्र, क्योंकि स्लिट ए बी पर आपतित समतल तरंगाग्र, क्योंकि स्लिट ए बी पर आपतित समतल तरंगाग्र ए बी को दो समान भागों, समतल तरंगाग्र जो है, समतल तरंगाग्र ए बी को दो समान भागों, कौन कौन से दो समान भाग, सी ए और सी बी, दो समान भागों, ए बी को दो समान भागों, ए बी तथा दो समान भागों, कौन कौन से दो समान भाग हो गए, एक तो सी ए और एक दूसरा क्या है, सी बी में विभाजित किया हुआ माना जा सकता है। तरंगाग्र ए बी को दो समान भागों, सी ए, एक तो भाग हो गया सी ए, वे एक भाग क्या हो गया भाई, सी बी में, दो समान भागों सी ए तथा सी बी में विभाजित किया हुआ माना जा सकता है, में विभाजित किया हुआ माना जा सकता है। अगर अपन इसमें विभाजित किया हुआ मान लेते हैं तो तब देखो, जिससे ए तथा सी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, जिससे ए तथा सी से
निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, ए तथा सी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं या तरंगिकाओं, ए तथा सी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं किस पथांतर में होंगी? λ/2 में होंगी। इसी तरह से सी और बी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं भी क्या होंगी? λ/2 में होंगी, जिससे ए तथा सी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर, तरंगिकाओं का पथांतर λ/2 होगा, जिससे वे तरंगिकाएं बिंदु P पर विपरीत कला में क्या होंगी? मिलेंगी। तो देखो वापिस से मैं इसे बोल देता हूं कि क्या अपन ने लिखा है, यदि पथांतर लैम्डा के तुल्य हो, यदि पथांतर लैम्डा के तुल्य हो तो P पर तीव्रता न्यूनतम होगी। क्यों होगी? फिर उसका अपन कारण लिख रहे हैं, क्योंकि स्लिट AB पर आपतित समतल तरंगाग्र AB को दो समान भागों CA तथा CB में विभाजित किया हुआ माना जा सकता है। भागों CA तथा CB में विभाजित किया हुआ माना जा सकता है, जिससे A तथा C से निकली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर λ/2 होगा। इसी प्रकार अगर अपन देखें, इसी प्रकार C और A के लिए आ गया तो इसी प्रकार क्या आएगा? C और B से, ठीक है ना। इसी प्रकार C तथा B से निकली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर भी λ/2 होगा। इसी प्रकार C तथा B से निकली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर भी λ/2 होगा, का पथांतर भी क्या होगा? λ/2 होगा, जिससे, और पथांतर λ/2 होने का मतलब कलांतर क्या हो गया भैया? पाई। पथांतर λ/2 होने का मतलब क्या हो गया? कलांतर क्या हो गया इसका? पाई। द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर भी λ/2 होगा, जिससे ये तरंगिकाएं बिंदु P पर विपरीत कला में मिलेंगी, जिससे ये तरंगिकाएं बिंदु P पर विपरीत कला, क्योंकि विपरीत कला का मतलब क्या हो गया? पाई। क्यों हुई विपरीत कला में? क्योंकि पथांतर λ/2। आप λ/2 कलांतर पथांतर में संबंध देखो आप, और उससे आप निकाल के देखें तो कलांतर आपके पास कितना आएगा? पाई। जिससे ये तरंगिकाएं बिंदु P पर विपरीत कला यानी कि कलांतरों क्या कह सकते हैं? ये लो पाई, कलांतर इज इक्वल टू पाई, विपरीत कला में मिलेंगी। विपरीत कला में मिलेंगी। इसका मतलब विपरीत कला में मिलने का मतलब अतः बिंदु P पर सदैव कैसा होगा? अदीप्त बैंड उत्पन्न होगा, यानी कि इन तरंगिकाओं के मध्य क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा, और अदीप्त बैंड अपन को क्या होगा? प्राप्त होगा, में मिलेंगी। अतः यूं कह सकते हैं, अतः बिंदु P पर, अतः ये P पर अदीप्त बैंड क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। अतः ये बिंदु P पर अदीप्त बैंड उत्पन्न करेंगी, या यूं कह सकते हैं अदीप्त फ्रिंजें क्या करेंगी? बनाएंगी, क्योंकि इनके मध्य क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। अतः बिंदु P पर अदीप्त बैंड क्या करेंगी? उत्पन्न करेंगी, तथा P पर न्यूनतम तीव्रता होगी। अदीप्त बैंड का मतलब यही हो गया, करेंगी, तथा बिंदु P पर
तथा बिंदु P पर न्यूनतम तीव्रता होगी। ये प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति होगी, यानी जब λ/2 पर ही मिल रही हैं तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी? प्रथम निम्निष्ठ। अगला निम्निष्ठ कितने पर आएगा? 2λ पर। इस तरह से बढ़ते जाएंगे। न्यूनतम तीव्रता होगी यह प्रथम निम्निष्ठ, यह प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति है। ये लीजिए, ये अपन ने प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति को लिख दिया है। यदि विवर्तित तरंगिकाओं की दिशाएं ऐसी ही हो कि पथांतर क्या हो? 2λ ऐसा चल रहा हो, तो एक बार आप इसे नोट कर ले, डायग्राम को अब बना ले। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है ताकि एक्सप्लेन हो सके, और आप इसे ऐसे कैसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट के रूप में लेकर के आप इसे लिखें। अब इससे आगे के पॉइंट अपन लिखते हैं। इसको मैं मिटाता हूं, नंबर बी वाले पॉइंट को। यह प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति है, यहां से आगे लिखना है। तो देखिए भाई, मैंने क्या लिख दिया? यह प्रथम निम्निष्ठ की क्या है? स्थिति है। यदि विवर्तित तरंगिकाओं की दिशाएं ऐसी ही हो कि, यदि विवर्तित तरंगिकाओं की दिशाएं, यदि विवर्तित तरंगिकाओं की दिशाएं ऐसी हो कि, दिशाएं ऐसी हो कि पथांतर, ऐसी हो कि पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाए? 2λ, 3λ, 2λ, 3λ, 4λ डैश 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 हो, तो अन्य अदीप्त बैंड होंगे। हो तो ऐसी हो कि पथांतर डेल्टा इज इक्वल 2λ, 3λ, 4λ हो तो अन्य अदीप्त बैंड, अन्य अदीप्त बैंड यानी कि उसे क्या कहेंगे? निम्निष्ठ बैंड, यानी कि निम्निष्ठ होंगे, अन्य निम्निष्ठ होंगे, जो क्रमशः द्वितीय तृतीय निम्निष्ठ कहलाएंगे। जो क्रमशः द्वितीय तृतीय चतुर्थ कोमा डैश डैश निम्निष्ठ होंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब अगर बिंदु P पर nवें निम्निष्ठ की बात करें, अगर बिंदु P पर मैं nवें निम्निष्ठ की बात करूं, ये तो भाई नंबर 2 के लिए, ये नंबर 3 के लिए, नंबर 4 के लिए, फिर नंबर 5 के लिए, अगर nवें नंबर के अगर मैं निम्निष्ठ की बात करूं तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n λ हो जाएगा। तो देखो इसी प्रकार P पर nवें निम्निष्ठ के लिए, P पर nवें निम्निष्ठ के लिए, nवें निम्निष्ठ के लिए
डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा होगा। बिल्कुल यही बात है, एन का मान रख जाओ 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः, और आपको पता है डेल्टा का मीन्स क्या है, ए साइन थीटा। अगर एनवें नंबर का है तो स्मॉल ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू, मैं इसे लिखूंगा प्लस माइनस एन लैम्डा। ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहां ये ध्यान रहे कि यहां n का मतलब है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये 0 से स्टार्ट नहीं है भाई यहां पर, क्योंकि 0 से केंद्रीय वाली उच्चिष्ट वाली स्थिति आ जाएगी। 0 पर तो क्या होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट वाली स्थिति अपने पास आ जाती है। और यहां प्लस माइनस का जो साइन है वो ये दर्शाता है कि ये जो निम्निष्ट बनेंगे, ये जो अपना केंद्रीय उच्चिष्ट है उसके दोनों साइड, यानी कि प्लस एक्स में और माइनस एक्स में, जैसे मान लो केंद्रीय उच्चिष्ट है ऐसे बना हुआ है, इसके इस साइड भी और इसके इस साइड भी, दोनों ओर बनेंगे। तो यही मैंने लिखा है यहां n बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश, एवं जो प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है उसका क्या मतलब है, एवं प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ है कि, एवं प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ है कि निम्निष्ट ओपर बनने वाले उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं। कि निम्निष्ट अर्थ है कि निम्निष्ट ओपर, यानी केंद्रीय जो उच्चिष्ट है ऊपर बनने वाले उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं, पर बनने वाले अर्थ है कि निम्निष्ट ऊपर बनने वाले उच्चिष्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं। तो देखो निम्निष्ट की शर्त आप देखो, इसके अंदर व्यतिकरण का जरा उल्टा सा आ रहा है अपने पास प्रोसीजर। इसका मतलब ये जो अपने पास समीकरण नंबर 2 आ गई है, अब देखो भाई, अब मैं समीकरण 2 से फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। समीकरण 2 से अगर मैं साइन थीटा एन इज इक्वल टू देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन में ए। इक्वेशन नंबर ये आ गई है 3rd। अगर थीटा एन बहुत अल्प हो तो साइन का क्या हो जाएगा, इसमें से विलोपन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3rd तक आ गए अपन। तो देखें हम आगे इसमें, थीटा एन अल्प हो तो साइन थीटा एन एप्रोक्स इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा एन हो जाएगा। इसलिए थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन में ए। और इक्वेशन नंबर आ गया है ये 4। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आ गया है, ये पर्दे पर निम्निष्टों की कोणीय स्थिति को क्या करता है, व्यक्त करता है। समीकरण 4 पर्दे पर निम्निष्टों की कोणीय स्थिति को व्यक्त करता है। ये निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए अपने पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया है। तो देखो, इसलिए प्रथम द्वितीय तृतीय डैश 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 निम्निष्टों की कोणीय स्थितियां, निम्निष्टों की कोणीय स्थितियां
निम्नलिखितों की कोणीय स्थितियां क्रमशः है। देखो कौन कौन सी होगी। प्रथम के लिए बात करते हैं, n का मान 1 आ जाएगा, n1 इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा अपॉन में a। 2 के लिए प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन में a। भाई n की वैल्यू रखते जाओ आप। 2 के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और 3 के लिए प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन में a, कोमा 4 के लिए 4 लैम्डा अपॉन में a होगी। कोणीय स्थिति क्या होगी, θ4 इज इक्वल टू θ4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन में a होगी। यह अपने पास आ गया है। अब अपन नंबर सी इसमें जो बात करेंगे वो बात करेंगे उच्चिष्टों की कोणीय स्थितियों की। भाई उच्चिष्टों के लिए अपन अब इसमें चर्चा करेंगे। तो अपन निम्नलिखित की बातें तो अपन ने इसमें कर ली है। तो देखो अपन ने क्या क्या इसके अंदर देखा डेरिवेशन अंदर। अपन ने एक तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चर्चा कर ली नंबर ए पॉइंट में, नंबर बी में निम्नलिखित की कर ली है, और नंबर सी में अब करेंगे अपन किसकी, उच्चिष्ट के लिए। और इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई है 4 तक।